सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2000 के दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फॉर्च्यून 500 कंपनियों की लिस्ट अगर हम आज उठाकर देखें तो एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। बिल्कुल। और वो सच्चाई ये है कि आज के समय में उस लिस्ट की 50% कंपनियां अस्तित्व में ही नहीं है। मतलब वे पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। हाँ, और ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंपनियां दशकों तक बल्कि सदियों तक फलती फूलती हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां बेहतरीन शुरुआत, अपार पैसा और टैलेंट होने के बावजूद कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। जिम कॉलिंस और जेरी पोरस की 6 साल लंबी रिसर्च पर आधारित ऐतिहासिक किताब बिल्ट टू लास्ट के जरिए हम समझेंगे कि जो संस्थाएं समय को मात देती हैं, उनका असली डीएनए क्या होता है। और पता है, ये चर्चा केवल कॉर्पोरेट बोर्ड रूम या बिजनेस रणनीति तक ही सीमित नहीं है। हम असल में एक ऐसी मानसिकता को डिकोड कर रहे हैं जो इंसान या संस्था को समय की कसौटी पर खरा उतरने के काबिल बनाती है। मतलब चाहे वो एक महान कंपनी खड़ी करना हो या एक ऐसा परिवार बनाना हो जिसके मूल्य पीढ़ियों तक कायम रहे। राइट, एकदम सही। या फिर समाज में कोई ऐसा काम करना हो जो सदियों तक याद रखा जाए। महानता सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा खोल के समझते हैं। व्यापार जगत में और आम जीवन में भी एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि किसी भी महान शुरुआत के पीछे एक यूरेका मोमेंट होता है। हमें अक्सर ऐसा ही लगता है कि कोई जीनियस इंसान एक दिन सुबह उठा, उसके दिमाग में एक ऐसा चमत्कारी आइडिया आया जिसने दुनिया बदल दी और एक महान कंपनी खड़ी हो गई। लेकिन जब हम इस किताब के जरिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये धारणा पूरी तरह से गलत साबित होती है। इस रिसर्च की सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि महान कंपनियों की शुरुआत अक्सर बिना किसी महान विचार के हुई थी। ये तथ्य सचमुच उस पूरी कहानी को पलट देता है जो हमें अक्सर बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई जाती है। मतलब अगर हम सोनी जैसी विजनरी कंपनी के शुरुआती दिनों को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाला समय ना, जब मासारू इबुका ने कंपनी शुरू की थी। बिल्कुल, उस समय उनके पास कोई स्पष्ट उत्पाद नहीं था। वे एक बमबारी से तबाह हुई इमारत में बैठे थे और उन्होंने मीठे बीन पेस्ट जैसी चीजें बनाने के साथ प्रयोग किया। अरे वाह, मीठे बीन पेस्ट से शुरुआत, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, और सिर्फ सोनी ही नहीं, हेवलेट पैकर्ड यानी एचपी के संस्थापकों ने शुरुआत में ऑटोमेटिक यूरिनल फ्लशर जैसी अजीबोगरीब चीजें बनाई थी। उनके पास कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं था जिसने रातों रात दुनिया बदल दी हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मेरा मतलब है, मीठे बीन पेस्ट से लेकर वॉकमैन तक का सफर, या यूरिनल फ्लशर से लेकर सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े टेक एम्पायर तक का सफर कोई तुक्का तो नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुक्का तो बिल्कुल नहीं था। तो अगर रिसर्च ये कह रही है कि बिना किसी स्पष्ट प्लान के कुछ भी बनाओ और एक दिन महान बन जाओगे, तो ये तो किस्मत के भरोसे बैठना हुआ ना। इसमें रणनीति कहाँ है? रणनीति किस्मत में नहीं, बल्कि क्या बनाना है से ज्यादा कौन बना रहा है पर ध्यान देने में है। जिम कॉलिंस इसे समय बताने और घड़ी बनाने के बीच का फर्क कहते हैं। समय बताने और घड़ी बनाने का फर्क थोड़ा और समझाइए इसे। तो देखिए, अगर किसी लीडर के पास एक बहुत ही शानदार आइडिया है तो वो उस पल के लिए बहुत प्रासंगिक हो सकता है, जैसे वो सही समय बता रहा हो। अच्छा, मतलब एक हिट गाना देने वाले किसी संगीत बैंड की तरह। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन जब वो लीडर चला जाता है या वो आइडिया पुराना हो जाता है तो कंपनी खत्म हो जाती है। इसके विपरीत जो विजनरी कंपनियां होती हैं, वे एक ऐसी घड़ी बनाती हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम या मशीन तैयार करती हैं जो लगातार नए विचार पैदा कर सके। बिल्कुल, वे लगातार नए विचार, नए उत्पाद और नए लीडर्स पैदा कर सकती हैं। सोनी का लक्ष्य कोई एक गैजेट बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी संस्था खड़ी करना था जो हमेशा नए गैजेट्स खोज सके। ये नजरिया तो पूरी सोच को ही बदल देता है। ये किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है ना। कोई भी ओएस खुद कोई काम नहीं करता, उसका कोई अपना खास फीचर नहीं होता। सही जा रही हैं आप। लेकिन वो एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करता है जिसमें दुनिया भर के डेवलपर्स नए ऐप्स बना सकते हैं। जो ऐप खराब होता है वो सिस्टम से बाहर हो जाता है और जो अच्छा होता है वो चलने लगता है। यही घड़ी बनाने का असली अर्थ है। एक महान संस्थापक का काम एक महान उत्पाद बनाना नहीं है,
बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बिना थके महान उत्पाद बनाता रहे। वाओ, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। किसी भी महान संस्था के लिए वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो ऊर्जा आती है कोर आइडियोलॉजी से। ये कंपनी की आत्मा है, उसके मूल मूल्य और उसका सबसे गहरा उद्देश्य। क्या ये सिर्फ दीवारों पर टांगने वाले फैंसी नारों या पीआर के लिए लिखे गए स्टेटमेंट्स की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। ये वे गहरी मान्यताएं हैं जो ये तय करती हैं कि कोई संस्था किस बात के लिए खड़ी है और मुनाफा कमाने के अलावा उसके अस्तित्व का असली कारण क्या है। मुनाफे से ऊपर अस्तित्व का कारण। ये सुनना सिद्धांत रूप से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में शेयर मार्केट के इतने दबावों के बीच क्या कंपनियां वाकई मुनाफे को पीछे छोड़ सकती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा वाकई हुआ है। 1982 के जॉनसन एंड जॉनसन के टाइलेनॉल संकट का मामला इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अरे हाँ, वो मामला जब बाजार में उनकी टाइलेनॉल दवा में किसी ने साइनाइड मिला दिया था और कुछ लोगों की जान चली गई थी। बिल्कुल। तब पीआर विशेषज्ञों ने शायद यही सलाह दी होगी कि कंपनी को जिम्मेदारी से बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने 1943 में लिखे गए क्रेडो का पालन किया। उस क्रेडो में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि ग्राहकों की भलाई शेयर धारकों के मुनाफे से ऊपर है। और इसी वजह से J&J के अधिकारियों ने रातों रात पूरे अमेरिका के बाजार से टाइलेनॉल की हर एक बोतल वापस मंगा ली थी, राइट? हाँ, और इस फैसले में उन्हें करोड़ों डॉलर का भारी नुकसान हुआ। उनके स्टॉक गिर गए, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम के सबसे अहम नियम को नहीं तोड़ा। और यही बात इस पूरे सिद्धांत को समझ में लाती है। करोड़ों का नुकसान सहना कोई बेवकूफ़ी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने जनता के दिमाग में एक बात हमेशा के लिए स्थापित कर दी कि ये कंपनी मुनाफे के लिए हमारी जान से नहीं खेलेगी। बिल्कुल, ये भरोसा किसी भी मार्केटिंग बजट से नहीं खरीदा जा सकता। और क्या यही कारण नहीं है कि मुनाफे को अंतिम लक्ष्य न मानने के बावजूद ये कंपनियां लंबी दौड़ में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती हैं? यही इस पूरी थ्योरी का सबसे खूबसूरत विरोधाभास है। विजनली कंपनियां मुनाफे को उसी तरह देखती हैं जैसे एक स्वस्थ इंसान ऑक्सीजन को देखता है। मतलब जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना नहीं है। एकदम सही। जब उद्देश्य बड़ा होता है, जैसे डिज्नी का बेहद साधारण सा उद्देश्य है लोगों को खुश करना, तो कर्मचारी सिर्फ दिहाड़ी मजदूर नहीं रह जाते। हाँ, वे एक बड़े मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। और इसी मिशन आधारित काम का परिणाम है वो चौंकाने वाला आंकड़ा, जहां 1926 में इन विजनरी कंपनियों के शेयरों में किया गया $1 का निवेश 1990 तक बढ़कर $6,356 बन गया था। $1 से $6,356। बाप रे! ये मुनाफा सिर्फ एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं हो सकता। ये उस भरोसे का नतीजा है जो पीढ़ियों तक कायम रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कोर आइडियोलॉजी वो जड़ है जो तूफान में संस्था को गिरने नहीं देती। लेकिन अगर कोई पेड़ सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करता रहे और ऊपर न बढ़े तो वो कभी विशाल नहीं बन सकता। हाँ, स्थिरता आ गई, लेकिन अब आगे बढ़ने की वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, यही सोच रही है ना आप? बिल्कुल। यहीं पर बात आती है BHAG की, यानी BHAG की, बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स, यानी बड़े डरावने और साहसिक लक्ष्य। BHAG एक ऐसा विजन है जो इतना बड़ा और दुस्साहसी हो कि वो पूरे ढांचे के रोंगटे खड़े कर दें। ये कोई साधारण वित्तीय लक्ष्य नहीं होता। जैसे जब 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि इस दशक के अंत तक हम चांद पर इंसान भेजेंगे। हाँ, वो कोई साधारण वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक ऐसा BHAG था जिसने एक पूरे देश की ऊर्जा को एक दिशा में मोड़ दिया। और कॉर्पोरेट जगत में बोइंग का 747 जंबो जेट बनाने का फैसला भी तो ऐसा ही था। एक ऐसी प्लेन कंपनी जो पहले से ही सफल थी, उसने अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया। और वो भी एक ऐसे विमान पर जो इतना बड़ा था कि तब के एयरपोर्ट्स पर उतर भी नहीं सकता था। सच में ये तो पागलपन लगता है। या फिर नाइकी का वो शुरुआती लक्ष्य एडिडास को कुचलना, ये सुनकर लगता ही नहीं कि ये कोई कॉर्पोरेट लक्ष्य है। ये तो किसी युद्ध की घोषणा जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह का युद्ध ही था अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलने का। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। लेकिन मेरा एक व्यावहारिक सवाल है, आजकल हर ऑफिस में क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं। जैसे इस तिमाही में सेल 10% बढ़ानी है,
या लागत कम करनी है। हाँ, तो अगर कोई कंपनी 10% ग्रोथ की जगह अचानक दुनिया बदलने का लक्ष्य रख दे, तो क्या ये टीम के लिए विनाशकारी नहीं होगा? इतने बड़े लक्ष्य तो अक्सर लोगों का मनोबल गिरा देते हैं। एक आम तिमाही लक्ष्य और एक बी हैग में असल फर्क क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। देखिए, एक खराब लक्ष्य वो होता है जो ऊपर से थोपा जाता है और जिसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। एक तिमाही का 10% ग्रोथ का लक्ष्य सिर्फ एक गणितीय आंकड़ा है। हाँ, वो किसी को सुबह जल्दी उठकर काम पर आने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन एक सच्चा बी हैग सिर्फ बड़ा या डरावना नहीं होता। वो इतना स्पष्ट होता है कि पूरी टीम को एकजुट कर देता है। वो आपकी कोर आइडियोलॉजी से सीधा जुड़ा होता है। मतलब जब बोइंग ने अपना जंबो जेट बनाने का फैसला किया, तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था। नहीं, वो उनकी उस कोर आइडियोलॉजी का हिस्सा था जो उन्हें एविएशन के क्षेत्र में हमेशा सबसे आगे रहने की प्रेरणा देती थी। एक सही बी हैग लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। मतलब बी हैग वो पहाड़ है जिसकी चोटी हर कर्मचारी को साफ दिखाई देती है, और ये इतनी दूर है कि पुरानी साइकिल पर बैठकर वहां नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिए उन्हें रॉकेट बनाना ही पड़ेगा। ये इनोवेशन को मजबूर करता है। बहुत ही शानदार बात कही। परंतु अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ एक वैचारिक टकराव पैदा हो रहा है। वो कैसे? एक तरफ हम कह रहे हैं कि अपनी कोर आइडियोलॉजी को कभी मत बदलो, अपने मूल सिद्धांतों पर चट्टान की तरह डटे रहो, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ऐसे डरावने लक्ष्य बनाओ जो काम करने के हर पुराने तरीके को तबाह कर दें। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को काट नहीं रही? कोई भी संस्था एक ही समय पर कट्टरपंथी और क्रांतिकारी कैसे हो सकती है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसी विरोधाभास को सुलझाने में विजनरी कंपनियों का असली रहस्य छुपा है। जिम कॉलिंस इसे जीनियस ऑफ द और का सिद्धांत कहते हैं। जीनियस ऑफ द एंड, यानी ये भी और वो भी। बिल्कुल। इंसान का दिमाग अक्सर टिरनी ऑफ द और, यानी या तो ये या वो की मानसिकता में फंस जाता है। हमें लगता है कि कोई संस्था या तो परंपरावादी हो सकती है या फिर आधुनिक। हाँ, या तो हम कम कीमत दे सकते हैं या उच्च गुणवत्ता। हम हमेशा एक को चुनते हैं। लेकिन महान संस्थाएं इस झूठे चुनाव को सिरे से नकार देती हैं। वे कहती हैं कि हम दोनों करेंगे। वे अपने मूल्यों को सहेजती हैं, लेकिन प्रगति को आक्रामक तरीके से बढ़ावा देती हैं। इसका मतलब मूल्य कभी नहीं बदलते, लेकिन काम करने का तरीका और उत्पाद लगातार बदलते रहते हैं। एकदम सही। और 3M कंपनी के इतिहास में इसका सबसे बेहतरीन रूप देखने को मिलता है। 3M की कोर आइडियोलॉजी इनोवेशन पर आधारित है, लेकिन वे सिर्फ नारे लगाकर इनोवेशन नहीं मांगते। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाया था ना? हाँ, उन्होंने अपने कर्मचारियों को ये छूट दी कि वे अपने कामकाजी समय का 15% हिस्सा अपनी पसंद के किसी भी प्रोजेक्ट पर लगा सकते हैं। और शायद इसी प्रयोग के दौरान किसी ने वो कमजोर गोंद बनाया था जो ठीक से चिपकता ही नहीं था। बिल्कुल। अगर ये कोई आम कंपनी होती तो उस वैज्ञानिक को शायद नौकरी से निकाल दिया जाता, लेकिन 3M के सिस्टम ने उस विफलता को जगह दी और उसी कमजोर गोंद से पोस्ट-इट नोट्स का आविष्कार हुआ। अरे वाह! और मुझे याद आ रहा है जॉनसन एंड जॉनसन का बैंडेड भी तो ऐसा ही बना था। एक कर्मचारी ने अपनी पत्नी के लिए सर्जिकल टेप और गॉज को मिलाकर एक पट्टी बनाई थी। हाँ, और कंपनी ने उसे तुरंत अपना लिया। इसके उलट J&J ने बच्चों के लिए रंगीन प्लास्टर भी बनाए थे, जो बाजार में बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। लेकिन कंपनी ने इन विफलताओं पर कर्मचारियों को दंडित नहीं किया होगा ना? बिल्कुल नहीं। प्रगति को बढ़ावा देने का मतलब ही है विफलता को बर्दाश्त करने का ढांचा बनाना। IBM की यात्रा भी यही कहानी कहती है। IBM ने तो टाइपराइटर से शुरुआत की थी, फिर कंप्यूटर बनाए और अब वे AI में है। हाँ, उत्पाद पूरी तरह से बदल गए, लेकिन उनका मूल स्वरूप जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो आज भी वही है। ये दर्शन तो आम जिंदगी से भी सीधा जुड़ता है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने गहरे नैतिक मूल्यों को छोड़े बिना नए जमाने की तकनीक या किसी बिल्कुल नए करियर को अपना लेता है। जड़ें जमीन में गहराई तक होनी चाहिए, लेकिन शाखाओं को आसमान की तरफ बढ़ने की पूरी आजादी होनी चाहिए। बहुत खूब कहा। लेकिन जब हम इस तरह की कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोगों और उनके कल्चर की बात करते हैं, तो एक ऐसा पहलू सामने आता है जो थोड़ा अजीब लग सकता है। आप किस पहलू की बात कर रही हैं? इन महान कंपनियों का अंदरूनी कल्चर अक्सर बाहरी लोगों को किसी कल्ट जैसा सख्त लग सकता है। ये सच है और इसे समझना बहुत जरूरी है।
विजनरी कंपनियों का कल्चर बहुत ही मजबूत और सख्त होता है। वहां बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मतलब या तो आप पूरी तरह इन हैं या आउट। बिल्कुल, आपको या तो वो कल्चर पूरी तरह से अपनाना होता है या फिर आप वहां टिक नहीं सकते। कंपनी आपको बाहर कर देगी या आप खुद परेशान होकर छोड़ देंगे। ये बात तो IBM के उन शुरुआती ट्रेनिंग कैंप से साबित होती है जहाँ कर्मचारी बाकायदा कंपनी के गीत गाते थे। हाँ, और डिज्नी का उदाहरण लें, जहां कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं बल्कि कास्ट मेंबर कहा जाता है। और उन्हें उस जादुई दुनिया की छवि बनाए रखने के लिए बेहद सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या एक कल्ट जैसे कल्चर में काम करने से विचारों की विविधता खत्म नहीं हो जाती? क्या सब लोग मशीनों की तरह एक जैसा सोचने नहीं लगते? ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ मूल्यों और काम करने के तरीके के बीच के फर्क को समझना होगा। मतलब विचारों की एकरूपता आइडियाज में नहीं होती? बिल्कुल नहीं। विचारों की एकरूपता नए आइडियाज या काम करने के तरीकों में नहीं होते, बल्कि सिर्फ कोर वैल्यूज में होती है। विजनरी कंपनियां ये तय करती हैं कि हर कर्मचारी कंपनी के मूल मूल्यों में गहराई से यकीन करे। अच्छा, तो मतलब ये बहस नहीं होती कि क्या हमें ग्राहकों की परवाह करनी चाहिए? हाँ, वो बात तो पत्थर की लकीर है। अगर आप कंपनी के मूल्यों में फिट नहीं बैठते तो आपको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इसी सख्त जुड़ाव की वजह से कर्मचारियों को नए प्रयोग करने की आजादी मिलती है। ये बात दिमाग के कई जाले साफ कर देती है। इसका मतलब है कि बाउंड्री लाइन बहुत सख्त है, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी खेल खेल सकते हैं। कारण है कि ये कंपनियां बाहर से किसी मसीहा या बाहरी CEO को लाने के बजाय अपने लीडर्स खुद तैयार करती हैं। हाँ, वे होम ग्रोन मैनेजमेंट पर विश्वास रखती हैं। जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और उनके मशहूर CEO जैक वेल्श का उदाहरण, जहां दशकों तक बेहतरीन अंदरूनी लीडरशिप की चेन बनी रही। बिल्कुल, बाहरी CEO संस्कृति के DNA को नहीं समझते। विजनरी कंपनियां नेतृत्व विकसित करने की पूरी मशीनरी तैयार करती हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कुछ सबसे शक्तिशाली बातें निकाल सकते हैं। पहला, कोर आइडियोलॉजी को पहचानना जो सिर्फ मुनाफे से ऊपर हो। दूसरा, बड़े और साहसिक बिहेव्स तय करना जो आपको आगे बढ़ाएं। तीसरा, एक ऐसा सिस्टम या घड़ी बनाना जो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना हो। और चौथा, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर नए प्रयोग करने से न डरना। और सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतार सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बी हैक तय कर सकते हैं, जैसे मैराथन दौड़ना या कोई किताब लिखना। और अल्पकालिक जीतों के पीछे भागने के बजाय ऐसे स्थायी जीवन मूल्य और आदतें विकसित करनी चाहिए जो लंबे समय तक साथ दें। बिल्कुल सही। अंत में सोचने के लिए एक गहरा सवाल। कल्पना कीजिए, अगर कल आप अचानक परिदृश्य से गायब हो जाएं, तो क्या आपने अपने काम, अपने परिवार या अपने समुदाय में कोई ऐसी घड़ी बनाई है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी टिक टिक करती रहेगी और पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाती रहेगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने जीने के तरीके पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला भाग सुन सकें और हमारे चैनल पर ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली और शक्तिशाली किताबों के बारे में जान सकें।